बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 29 अप्रैल बारोज़ मंगल है। सियासत तदब्बर का नाम, फ़हम फ़रासत का नाम, हिकमत अमली का नाम। जब आप सियासत में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो मुखालिफ को अगर अपने मुखालिफ आपके साथ हाथ मिला ले, आपकी हाँ में हाँ मिला ले, तो इसे कामयाब हिकमत अमली कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने किया है। पीटीआई की क़यादत ने फ़हम व फ़रासत से, हिकमत से, तदब्बर से काम लिया है और वो तमाम चालें चली हैं जो सियासत में चली जाती है, सियासत में इख्तियार की जाती है। और इस पर अगर चीफ़ आपसे हाथ मिला ले तो इसे कामयाब हिकमत अमली का नाम देते हैं। इस पर बात करेंगे और फिर ख्वाजा आसिफ का एक बयान जो उन्होंने स्काई टेलीविज़न को दिया था, उस बयान को लेकर हिंदुस्तान वावेला कर रहा है, ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि वो बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर भी उसको लेकर वावेला कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के उसमें मुस्तकिल मंदूब हिंद के उन्होंने ख्वाजा आसिफ के इस बयान को लेकर बड़ा ही उछाला है और ये कहा है कि पूरी दुनिया ने ये सुना है कि ख्वाजा आसिफ साहब अपनी फ़ौज के मतलब क्या कह रहे थे। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी फ़ौज के सिपाहियों को मारना शुरू किया। उनके इस बयान के बाद उन्हें शट अप कॉल मिली है और कहा गया है कि आप जो है वो दूर रहे माइक से, क्योंकि आप जब भी माइक इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। ये मुश्किलात जो आप पैदा करते हैं ये काम ना करें। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस जो तबादला ट्रांसफ़र केस है उसकी समाअत हो रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस उनके वकील मुनीर मलिक चोटी के वकील हैं पाकिस्तान के और साबिक अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। नवाज शरीफ दौर में आज उन्होंने अपने दलाइल से इस का पासा पलट दिया है, बाजी पलट दी है। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और उधर आज इमरान खान साहब से आज मंगल है और इमरान खान साहब से मुलाकातों का भी दिन है। आज मुलाकातें हो रही है। अभी फैसल चौधरी साहब मुझे यहाँ मिले थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग एरिया में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं जा रहा हूँ और मैं इमरान खान साहब से मुलाकात भी करूँगा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरू करते हैं हम जो मुनीर मलिक के जो आज दलाइल दिए। उन्होंने अपने दलाइल से आप कह सकते हैं कि पासा पलट दिया है। वो तमाम चीज़ें आज अपने दलाइल में उन्होंने सामने रखी है। कल भी मुनीर मलिक साहब अपने दलाइल जारी रखेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि मुनीर मलिक साहब ने 1935 से लेकर जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उस वहाँ तक अपने दलाइल में तमाम कानूनी निकात उठाए हैं जिस पर जजेस के पास कोई जवाब नहीं था। उनके मुखालिफ ओपोनेंट जो है उन्होंने जवाब जमा करवाया हुआ है, उनके पास भी कोई इसका जवाब नहीं था। बहरहाल ये मुनीर मलिक साहब जब समाअत शुरू हुई तो उनसे मुनीर मलिक साहब से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने उनसे पूछा कि आपने अभी जवाब जमा नहीं करवाया लेकिन करवा देंगे। मुनीर मलिक साहब ने कहा है कि मैं अपने मुवक्किलीन यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से पूछकर जवाब जमा करवाऊंगा, क्योंकि मैं उनका केस लड़ रहा हूँ और उनसे पूछना ज़रूरी है। जजेस तबादले का अख्तियार देने वाले आर्टिकल 200 को तना नहीं पढ़ा जा सकता, ये मुनीर मलिक का कहना है। आर्टिकल 200 पर आइन की कुछ दिगर शिकू का भी असर है। ये मुनीर मलिक साहब ने अदालत के सामने अपने दलाइल रखे। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 2A और आर्टिकल 175A से मिलाकर ही देखा जाएगा, यानी इन दोनों आर्टिकल्स को मिलाकर पढ़ा जाएगा, सिंगल आर्टिकल नहीं पढ़ा जाएगा। अगर सिंगल आर्टिकल पढ़ा जाएगा तो इसके मुख्तलिफ मतलब निकाले जा सकते हैं। आइन के आर्टिकल 2A में वाज़ह है कि अदलिया आज़ाद होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 में जजेस ट्रांसफ़र की कोई शिक शामिल नहीं थी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यहाँ पर बड़ा अरसा हमारा जो आइन है इसमें हमने गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 से भी बहुत सारी शिकें ली हुई है, मिस्तार ली हुई हैं और आइन बनाया हुआ है। उसका हवाला दे रहे थे जस्टिस मुनीर मलिक। 1956 के आइन में जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से शिक शामिल थे। नाज़रीन, आपको बता दें कि 1956 का आइन पाकिस्तान का पहला आइन था जो कि चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और जस्टिस मुनीब अख्तर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जस्टिस है, सीनियरिटी में इस वक्त तीसरे नंबर पर हैं। ये जस्टिस मुनीब अख्तर दामाद है चौधरी मोहम्मद अली के जो वज़ीर पाकिस्तान रहे। उन्होंने पहला आइन 1956 बनाया था, लेकिन जनरल अयूब खान ने उस आइन को जूते की नोक पर रखा था। बहरहाल
1956 के आइन से भी कुछ चीज़ें विस्तार लेकर 1973 के आइन में डाली थी। मुनीर मलिक उसका हवाला दे रहे थे। इस शिक के तहत सदर दानू हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मशावरत से ट्रांसफ़र कर सकता था, ये कहना था मुनीर मलिक का। इस शिक के तहत जजेस का ट्रांसफ़र आर्जी या मखसूस मुद्दत के लिए था। 1962 के आइन के मुताबिक भी जजेस का ट्रांसफ़र मखसूस मुद्दत के लिए था, ये मुनीर मलिक साहब का कहना था। 1973 के आइन में जजेस ट्रांसफ़र के लिए आर्टिकल 202 था। इस आर्टिकल के मुताबिक भी जजेस का ट्रांसफ़र की मुद्दत और मराद का तयन सदर करता था, ये मुनीर मलिक ने अपने आर्टिकल में ये बात सामने रखी, दलाइल में ये बात सामने रखी आइन के आर्टिकल की तशरीह करते हुए, आइन के आर्टिकल के हवाला जात देते हुए। उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस ट्रांसफ़र के लिए आइन के आर्टिकल 202 के तहत जजेस का ट्रांसफ़र आर्जी होगा। आइन के आर्टिकल 202 के तहत जजेस का तबादला आर्जी हो सकता है, ये मुनीर मलिक दलाइल दे रहे थे। 26वीं आइनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 200 को नहीं छेड़ा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सेक्शन 220(4) के तहत ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को ओहदा संभालने से पहले हल्फ लेना होता है। जजेस के ओहदा संभालने के बाद हल्फ लेने की शिक में अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई, ये मुनीर मलिक ने अपने दलाइल में कहा। उन्होंने ये कहा कि साल 1976 में आर्टिकल 200 में प्रोवाइज शामिल किया गया था। प्रोवाइज के मुताबिक जजेस का तबादला 1 साल के लिए होता था। 1985 में तरमीम करके तबादले की मुद्दत 2 साल कर दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भी तबादला मुतल्लिका जज की रजामंदी से मशरूत था, यानी जज की रजामंदी के बगैर तबादला नहीं हो सकता। ये मुनीर मलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दलाइल में बता रहे थे। एक शिक ये भी शामिल की गई, तबादला तस्लीम ना करने वाला जज रिटायर्ड तस्वुर होगा, ये 1956-62 के आइन में ये शिकें शामिल थी। जजेस का तबादला अवामी मफाद में ही मुमकिन है, ये जस्टिस मुनीर मलिक कह रहे थे। साबित करना होगा, मुनीर मलिक कह रहे थे, जो वकला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के, उनका कहना था। सलाहुद्दीन भी साथ खड़े थे और सलाहुद्दीन उनकी मामलत कर रहे थे मुनीर मलिक की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के वकील हैं। साबित करना होगा कि मौजूदा तबादले अवामी मफाद में किए गए हैं। किसी भी जज को सजा देने के लिए तबादले नहीं किए जा सकते, ये कहना था मुनीर मलिक का। आपके मुताबिक तबादला आर्जी नौयत का होता है। जस्टिस शाहिद बलाल ने ये बात की है, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, ये ऑब्जर्वेशन दी और ये भी कहा कि आर्जी नौयत के तबादले की मुद्दत कितनी होगी, ये उन्होंने पूछा उससे। आइनी तारीख के मुताबिक तबादले की मुद्दत 2 साल होगी, मुनीर मलिक ये बात बता रहे थे। और मौजूदा आइन में तो 2 साल की मुद्दत ही नहीं दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कह रहे थे मुद्दत न होने की एक तशरीह ये भी है कि तबादला गैर मायना मुद्दत के लिए तस्वुर होगा। जजेस की मर्जी के बगैर तबादला हो तो 2 साल की मुद्दत लागू होगी। यह तशरीह भी हो सकती है कि जजेस अपनी मर्जी से गैर मायना मुद्दत तक ट्रांसफ़र हो सकता है। बहरहाल केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जो इस बेंच का एक हिस्सा थे, उन्होंने एक सवाल किया मुनीर मलिक साहब से कि बुनियादी तौर पर जो आपका नुक्ता है, बुनियादी तौर पर जो इशू है, जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो सीनियरिटी वाले इशू को लेकर है। ये तो जिस पर मुनीर मलिक ने कहा यस ऑफ कोर्स इसमें सीनियरिटी वाला मामला है, सीनियरिटी वाला इशू है। नाज़रीन, आपको पता है कि जब दिगर सूबों से हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को लाया गया तो एक सीनियरिटी वाला तनाज़ा उठ खड़ा हुआ, एक सीनियरिटी वाला मामला उठ खड़ा हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पहले जजेस यहाँ मौजूद थे, उन जजेस की सीनियरिटी सारी उथल पथल हो गई थी। चीफ जस्टिस आमर फारूक थे, उनके साथ सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, दूसरे नंबर पर जस्टिस मियां गुल औरंगजेब थे, तीसरे नंबर पर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी थे। लेकिन जब बाहर से जजेस को लाया गया तो हल्फ उठाए बगैर उन जजेस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, जब ये सीनियरिटी उथल पथल हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिप्रेजेंटेशन दायर की इस सीनियरिटी वाले मामले को लेकर, जिसमें आइन के आर्टिकल 200 और आइन का आर्टिकल 194 को जो उसके तहत रिप्रेजेंटेशन दरख्वास्त दायर की, जिसके बाद चीफ जस्टिस आमर फारूक ने उनकी वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी। उसके मुताबिक आइन के आर्टिकल 200 और आइन के आर्टिकल 194 के मुताबिक किसी भी
जज का तबादला किसी अगर दूसरी हाई कोर्ट में हो तो वहां आकर उसे हल्फ उठाना पड़ता है, और उसकी सीनियरिटी हल्फ उठाने के बाद शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि जस्टिस सरफराज डोगर को जब लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया तो यहाँ पर उनकी हल्फ उठाए बगैर उन्हें काम करना शुरू कर दिया, तो उनकी सीनियरिटी वो सबसे सीनियर हो गए, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो दूसरे नंबर पर चले गए, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी तीसरे नंबर पर, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर, और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी चौथे नंबर पर चले गए। और इस्लामाबाद जब प्रेजेंटेशन उनकी खारिज हुई तो फिर ये इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अपील दायर की, जिस पर यह केस की समाअत हो रही है, और सीनियरिटी वाला मामला लेकर वो तमाम मामला खड़े हुए, क्योंकि इसमें जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई तो इसमें कोई कैटेगोरिकली कोई इसमें चीज़ें शामिल नहीं की गई, आइन खामोश रखा गया, मुबहिम है आइन, और अदालत का काम इसकी तशरीह करना है। और ये पहली बार ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस तरह का कोई मुकदमा आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस की समाअत कर रही है और आइन की तशरीह करेगी। लेकिन उधर 19 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती अमल में लाई जाएगी। इससे पहले जो इजलास तलब किया गया था उसमें ये तमाम चीज़ें एजेंडे में शामिल थी, लेकिन अज़ा बाद इसमें उन चीज़ों को निकाल दिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियरिटी वाले मामले को लेकर, सीनियरिटी वाले इशू को लेकर ये केस चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मामलात हुए हैं उसकी वजह से वो जुडिशल कमीशन के इजलास में उस एजेंडे को खारिज कर दिया गया था। तो नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी। अगली स्टोरी पर आते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपको पता है नाज़रीन, स्काई न्यूज़ का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यस, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार का हिस्सा रहा है, और ये सारा कुछ हम अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के कहने पर करते रहे, और हमने मुजाहिदीन पाले उन ममालिक के हुक्म पर, उन ममालिक के कहने पर, जिसमें अमेरिका शामिल था, बरतानिया शामिल था, यूरोप शामिल था। वो मुजाहिदीन 80 की दहाई में अमेरिका के लिए काम करते रहे। अज़ाबाद वो फिर जब 9/11 हुआ तो उसके बाद वो दूसरी तरफ चले गए। ये तमाम मामला ख्वाजा आसिफ साहब ने टीवी प्रोग्राम में किया था। ये प्रोग्राम जो उसमें जिन्होंने बात की थी, ये पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन कर रह गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान फोर्सेज पर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हिंद के तमाम मीडिया चैनल्स में ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को लेकर, इस क्लिप को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया, प्रोपोगेट किया गया, और बल्कि इंटरनेशनली तौर पर, बैनुल अक़वामी तौर पर भी ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को लेकर अब चर्चा शुरू हो चुका है। यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो है, उन्होंने वहाँ खिताब किया और ये कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो पूरी दुनिया ने सुना है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान जो है वो जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंट हैं, उनके वो मिलिटेंट जो है उसकी सरपरस्ती कर रहा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बयान दिया जिस पर और भी वावेला हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि हम जंग के लिए तैयार हैं और जंग में पहल करेंगे, जिस पर हिंद ने इस पर भी बड़ा वावेला किया। और फिर गुज़रे रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब को अपने इस बयान से वापस पीछे आना पड़ा और उस बयान से उन्होंने उसकी तरदीद की और इनकार किया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने जो कहा था उसका मतलब गलत लिया गया। और फिर बिल आखिर ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब जिनके बॉस हैं उनकी तरफ से उन्हें शट अप कॉल दी गई और कहा गया कि आप माइक से ज़रा दूर रहें, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। आप दुश्मन का क्या मुकाबला करेंगे, दुश्मन के नैरेटिव के मुकाबले में आप अपना क्या नैरेटिव बनाएंगे, आप अपने लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें कहा गया कि आप माइक से दूर रहें, अगर आपने कोई बातचीत करनी है तो वो दलील के साथ, आर्गू के साथ पहले मंजूरी ले हमसे, उसके बाद फिर बात करें टेलीविजन पर या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ये तमाम मामलात है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का अगर देखा जाए जो इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, इसमें सेंसेबल पर्सन कौन है, नाज़रीन आपको बताया कि कल गुज़श्ता रोज़ एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी एक रिपोर्ट की थी हिंद वाली, उसको भी लेकर बड़ा चर्चा कर रहे हैं
کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے، تو نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ جاتی عمرہ پر تو یہ رپورٹ کی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب کی سازش کی اور یہ کہا کہ ذرا ہاتھ تھولا رکھنا، اپنے ہندوستان کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی بات چیت نہیں کرنی، کوئی جرحانہ بیان نہیں دینا۔ بہرحال یہ تمام معاملات ہیں۔ تو آتا ہوا اپنی آخری خبر کی طرف، سٹوری کی طرف، جس میں یہ کہا گیا تھا، ناظرین میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ سیاست فہم و فراست تدبر حکمت عملی کا نام ہے، کبھی چالیں چلنی پڑتی ہے، کبھی بیک پر آنا پڑتا ہے، کبھی جرحانہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ایسا ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جب جس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ان کی فیملی سے اور ان کے رفقا سے ملاقات کرنے کے حوالے سے حکم دیا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے چیف جسٹس اسلام آباد جو قائم مقام ہیں ان سے ملے، ان کے سامنے اپنا تمام مدعا رکھا، ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی کسی عدالت کی حکم عدولی کرے، کسی عدالت کے دیے ہوئے حکم کے مطابق عمل نہ کرے تو اس پر کیا ہوگا؟ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف نے کہا تھا اس کی توہین عدالت اس پر لگنی چاہیے، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے، یہ علیمہ خانم کو کہا گیا تھا۔ پھر اسلام آباد علیمہ خانم نے کہا تو آپ کا آرڈر، آپ ہی نے آرڈر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ نے آرڈر دیا تھا کہ ہم ملاقات کریں، لیکن ہمیں وہاں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ جو ہے وہ آپ کے جو آرڈر ہے، آپ کے جو احکامات ہیں انہیں جوتے کی نوک پر رکھ رہا ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قائم چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ آپ چلے جائیں۔ یہ جمعرات اور جمعے کے دن کا واقعہ ہے، باروز منگل یعنی آج آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دی جائے گی۔ اگر ملاقات آج بھی نہ ہوئی تو پھر میں اس پر ایکشن لوں گا، اس پر اپنا کردار ادا کروں گا، پھر آئین اور قانون کے مطابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو میرا اختیار ہے اس کے مطابق توہین عدالت کی کارروائی چلے گی، اور جو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہوں گے ان کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیاب حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے چیف کو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑا، اور آج ان کے عمران خان صاحب کے رفقا ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے سیاسی رفقا، ان کی فیملی ممبرز۔ اور اس وقت جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں مجھے فیصل چودھری صاحب ملے، ایڈوکیٹ صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی جا رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ جی میں بھی جا رہا ہوں، آج خان صاحب سے ملاقات جا کر کروں گا، اس کے بعد خان صاحب جو کہیں گے ان کے سامنے ساری سچویشن رکھوں گا۔ ناظرین آپ کو یاد ہو کہ 22 اپریل کے بعد یہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، آج پہلی دفعہ عمران خان صاحب سے ان کے سیاسی رفقا مل رہے ہیں، ان کے فیملی ممبر مل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں یہ نیریٹو سامنے آئے گا، باہر آئے گا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کے والے سے بھی کاوشیں جاری ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اور ان کے درمیان بھی برف پگھل چکی ہے، یہ ایک اچھا ایک شگون ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بہت ساری خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔